जैसा कि हम जानते हैं कि जो 7 या 8 दिसंबर को जो परीक्षा पीसीएस की आयोजित होनी थी वह 22 दिसंबर को पहुंच गई है। इसलिए उसके परिप्रेक्ष्य में जो है इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आज पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में किन प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी? ऑप्शन है असम, बंबई, पंजाब और बंगाल। कूट के आधार पर चयनित करना है, केवल केवल एक और दो, केवल 1 2 3, केवल 3 और 4 या फिर 1 2 4। तो कौन सा जो है वो सही आंसर है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 3 और 4, क्योंकि 1937 के प्रांतीय चुनाव में केवल बंगाल, ठीक है, और पंजाब और बंगाल में ही गैर कांग्रेसी सरकारें या गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बन सके। पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी ने और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई। मतलब कि पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी ने और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कि इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। कांग्रेस ने इस कमीशन का बहिष्कार किया था। साइमन कमीशन के सहयोग के लिए बनाई गई कमेटी में भीमराव अंबेडकर भी एक सदस्य के रूप में शामिल थे। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है? 1 और 2, 2 और 3, केवल 1 और 1 2 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 1 2 3। ठीक है, कि तीनों कथन इसके जो हैं वो सही हैं। 1927 के कांग्रेस के अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था उसमें यह घोषणा की गई थी कि कांग्रेस जो है हर कदम पर, हर रूप में साइमन कमीशन का बहिष्कार करेगी। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने भी कांग्रेस के फैसले का समर्थन किया था। साइमन कमीशन के सहयोग करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के सदस्य भीमराव अंबेडकर भी थे। ठीक है, और इसके सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। अगला प्रश्न है, किन संगठनों के द्वारा 1928 में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया था? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, सिख लीग या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कूट के आधार पर उत्तर चयनित करना है, 1 और 2, 2 3 4, 1 2 3 या फिर उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 1 2 3। 1 2 3 इसका जो है वो सही है, 3 जो हैं इसके सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कि गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत वर्धा आश्रम के से की थी और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी गुजरात के तट पर पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है, वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। मतलब कि बी ऑप्शन इसका सही है, केवल दूसरा का सही है, पहला जो है वो गलत है। क्योंकि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च प्रारंभ किया था। गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को 375 किलोमीटर लंबी यात्रा के बाद गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव में पहुंचे और 6 अप्रैल को समुद्र तट से मुट्ठी भर नमक उठाया और नमक कानून को तोड़ा। इसके बाद भारत में कई आंदोलन तेजी से फैला और पूरे देश में नमक कानून तोड़े गए। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में कौन विचार कीजिए कि इस आंदोलन के दौरान पूर्वी भारत की जनता ने चौकीदारी कर अदा करने से मना कर दिया। इस आंदोलन में महिलाओं की बड़े पैमाने पर सक्रिय सहभागिता रही। इस आंदोलन के दौरान रानी गौडनेल्लू ने पूर्वोत्तर भारत में ब्रिटिश विरोध की कमान संभाली थी। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, 2 और 3, केवल 2 या फिर 1 2 3।
जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके तीनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में विचार कीजिए कि ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सभी कैदियों को रिहा करने को सहमत हो गई, लोगों को नमक बनाने का अधिकार दिया गया और इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल 1, 2 और 3, केवल 2 या फिर 1, 2, 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2 और 3। ठीक है, पहला जो है वो गलत है, क्योंकि लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच मार्च 1931 में एक समझौता हुआ जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, उसे गांधी इरविन समझौते के नाम से हम जानते हैं। इस समझौते के तहत सरकार ने अहिंसक रहने वाले सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया। इस समझौते के तहत उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार और विदेशी वस्त्रों तथा शराब की दुकानों पर धरना देने का अधिकार भी मान लिया गया। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में स्वराजवादियों के योगदान के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कि पहला है, इन्होंने राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाया और उन्होंने 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए मूडी मैन समिति की नियुक्ति करवाई। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 1। क्योंकि दिसंबर 1922 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिवों में से एक थे। स्वराज पार्टी को कांग्रेस के अंदर ही एक समूह के रूप में कार्य करना था। इसने कांग्रेस के कार्यक्रम को तो पूरी तरह स्वीकार कर लिया, सिवाय इस बात को छोड़कर कि पार्टी काउंसिल के चुनाव में भाग लेगी। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, मूडी मैन कमेटी की बात है। तो जबकि नवंबर 1923 में स्वराजवादियों की एक चुनाव में अच्छी सफलता मिली और विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाया गया और ये एक स्वराज पार्टी की महत्वपूर्ण सफलता थी। 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए मूडी मैन समिति की नियुक्तियां जो है स्वराजवादियों ने ही करवाई थी। ठीक है, इसलिए इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। ठीक है, इसके दोनों कथन सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वराजवादी पार्टी के संस्थापक थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, चित्तरंजन दास। इसकी स्थापना जो है वो 1922 और 23 में हुई थी। चित्तरंजन दास इसके सचिव थे और मोतीलाल नेहरू इसके चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। अगला प्रश्न है, 1920 से 1922 तक चले असहयोग आंदोलन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए कि इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम दोनों ने बराबर भागीदारी की। इस आंदोलन के दौरान भारतीय समाज के सभी वर्गों का राजनीतिकरण हुआ। तीसरा है, राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय आंदोलन देश के दूर दराज इलाके तक पहुंचे। इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? केवल 1 और 2, 2 और 3, केवल 2 या फिर 1, 2, 3। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1, 2, 3। इसके तीनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में जमिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना का संबंध किस जन आंदोलन से है? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 से लेकर 1922 तक हुआ, जिसमें कई हजारों संख्या में छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़कर राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश लिया था। इसी से में अलीगढ़ में जमिया मिलिया इस्लामिया, जिसे राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय कहते हैं, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई। जमिया मिलिया बाद में दिल्ली स्थानांतरित हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम के व्यवस्थित कीजिए और कूट का प्रयोग करते हुए उनको सही उत्तर चुनिए कि लखनऊ अधिवेशन, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड या खेड़ा सत्याग्रह। तो कौन सा जो है सही क्रम के अनुसार आपको बताना है। तो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था
वो 1916 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 को हुआ था। जलियांवाला हत्या कांड जो है 1919 को हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह जो है वो 1918 को हुआ था। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? पहला है मुसलमानों के बीच राष्ट्रीय प्रवृत्ति का प्रसार करना, मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा तथा ज्ञान विज्ञान से जोड़ना, कांग्रेस की राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ मुस्लिम लोगों को खड़ा करना और तुर्की साम्राज्य की रक्षा करना तथा खलीफा के सम्मान की पुनर्स्थापना करना। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4 या केवल 3 और 4? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 1 और 4। तो सी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को लौटा दिया? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय और गोपाल कृष्ण गोखले। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी और जनता के कष्टों का वर्णन करते हुए उन्होंने घोषणा की कि वह समय आ गया है कि अब सम्मान के प्रतीक अपमान अपने बेमेल संदर्भ में हमारी शर्म को उजागर करते हैं। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं सभी विशिष्ट उपाधियों से रहित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी कथित शुद्धता को सहने के लिए बाध्य हो सकते हैं। ये कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग किस कारण एकत्रित हुए थे? गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरोध में, गदर पार्टी के समर्थन के रूप में, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में और बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। क्योंकि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को व्यापक हड़ताल का आयोजन किया था, बुलाया था। जनता ने उत्साह में इसका अनुसरण किया। ब्रिटिश सरकार ने इस जन प्रतिरोध का सामना खासकर पंजाब में दमन से करने का निश्चय किया कि उनका लगा कि वो पंजाब में ताकत के दम पर वो ब्रिटिश आंदोलन को दबा सकते हैं। पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक निहत्थी भीड़ अपने लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एकत्रित हुई। जलियांवाला बाग बहुत बड़ा बाग था, मगर इसमें से निकलने का रास्ता केवल एक था। अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर ने अपने सैनिकों को भीड़ पर गोली बरसाने का हुक्म दिया। वह तब तक गोली बरसाते रहे जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल को बल देने के लिए आमरण अनशन किया और रॉलेट एक्ट के विरोध में दौरान गांधी जी तटस्थ रहे। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, ना तो 1 ना ही 2 और या फिर दोनों। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 1। पहला कथन सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। क्योंकि गांधी जी ने फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा बनाई थी, जिसके सदस्यों ने इस कानून को, रॉलेट एक्ट के कानून को पालन न करने का और गिरफ्तारी तथा जेल जाने का सामना करने की शपथ ली थी। यह सत्याग्रह सभा का मोटिव था या उद्देश्य था और इसकी स्थापना फरवरी 1919 में गांधी जी ने ही की थी, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह संबंध में कथनों विचार कीजिए कि यह सत्याग्रह गांधी जी के महाराष्ट्र के अकाल पीड़ित किसानों के पक्ष में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया गया था और इस सत्याग्रह के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी बने। कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं? दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। दूसरा कथन जो है वो सही है।
और पहला जो है वो गलत है, क्योंकि 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल चौपट हो गई, मगर सरकार ने लगान छोड़ने से एकदम इनकार कर दिया, पूरा लगान वसूल करने पर उतारू हो गई। गांधी जी ने किसानों का साथ दिया और कहा कि जब तक लगान में छूट नहीं मिलती किसान लगान देना बंद कर दें। जब यह खबर मिली कि सरकार ने केवल उन्हीं किसानों से लगान वसूलने के आदेश दिए हैं जो लगान देने में सक्षम है, उसके बाद यह संघर्ष वापस ले लिया गया। दूसरा कारण सत्य है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हीं नौजवानों में से एक थे जो खेड़ा के किसान संघर्ष के दौरान गांधी जी के अनुयायी बने थे। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के बिहार के नील किसानों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए कि चंपारण के नील किसानों को अपनी खेती के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी और ब्रिटिश सरकार ने नील किसानों की समस्याओं की जांच के लिए एक समिति बनाई जिसके सदस्य गांधी जी थे। इसके बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं सही हैं। क्योंकि गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले के नील उत्पादक किसानों की समस्या से नील उत्पादक किसान जो थे वो अंग्रेजों के तिनकठिया प्रथा से परेशान थे, क्योंकि नील उत्पादक किसानों पर यूरोपीय निहले जो थे वो अत्याचार करते थे। वो किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य करते थे और निहलों द्वारा ही तय की गई दामों पर उसे अपनी फसल को किसानों को उन्हें बेचना पड़ता था। 1917 में गांधी जी बाबू राजेंद्र प्रसाद, के.बी. कृपलानी, नरहर पारिख और महादेव देसाई के साथ चंपारण पहुंचे और किसानों की हालात के विस्तृत जांच पड़ताल करने लगे। अंततः सरकार ने मजबूर होकर जांच समिति बनाई और इसमें उस समिति के सदस्य के रूप में गांधी जी ने भी कार्य किया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित की गई घटनाएं उनके समय से संबंधित है। ठीक है, कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका जो सही सुमेलन है कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी। तो जो इसका वापसी जो है वो 1915 में हुई, जब गांधी जी 46 साल की उम्र में थे और 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। ठीक है, तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन का जो है वो सही आंसर है। जबकि करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया था और यह करो या मरो का नारा ही उन्होंने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में इसे दिया गया था। अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव के संबंध में प्रमुख प्रावधानों पर विचार कीजिए। कि पहला है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करना जिसमें अधिकांश भारतीय होंगे, संविधान निर्माण पूरी तरह से भारतीयों के द्वारा किया जाएगा और अल्पसंख्यकों की सहमति से ही भावी संविधान को अपनाया जाएगा। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3 या फिर उपयुक्त सभी? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 3। पहला और तीसरा जो है सही है, दूसरा जो है गलत है, क्योंकि संविधान जो है पूरी तरह भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, ऐसी कोई अगस्त प्रस्ताव में कोई चर्चा नहीं की गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने निम्नलिखित किस असंतोष के कारण व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था या शुरू करने का फैसला किया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना, देश में छुआछूत की बढ़ती स्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक सहिष्णुता या भारत सरकार अधिनियम 1935 जिसमें स्थानीय निकाय की स्वायत्तता को समाप्त कर दिया गया था। तो कौन सा सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाना। क्योंकि भारतीयों के सहयोग प्राप्त करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1940 की घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है।
गांधी जी इस प्रस्ताव से नाखुश थे या असंतुष्ट थे। उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रकृति सीमित, प्रतीकात्मक और अहिंसक थी और गांधी जी द्वारा सत्याग्रहियों का चयन करना था। इसलिए इसके पहले सत्याग्रही जो बने वो विनोबा भावे बने, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बने और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त तिवारी बने। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो था वो 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू किया गया। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।